पुनः आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। और जिस चैप्टर को हम लोग लेकर चल रहे थे उस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है और इसके बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर में हम सब आते हैं। तो आइए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के पहले भारतीय इतिहास में कभी यह नहीं देखा गया या उसका उदाहरण अभी तक नहीं प्राप्त है कि किसी ने फूट डालकर कहीं शासन करने की कोशिश की हो। अजातशत्रु इसके पहले एग्जाम्पल हैं और उन्होंने भज्जी संघ पर फूट डालकर उस पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न है मृच्छकटिक या मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो आंसर है शूद्रक ने। अगला प्रश्न है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका आंसर है रुद्रदामन ने। देखिए, सुदर्शन झील से बहुत से शासकों का नाम संबंधित है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि सुदर्शन झील को अपने खर्चे पर किसने मरम्मत करवाई? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो आंसर है गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। अगला प्रश्न है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आंसर है कुषाणों द्वारा। अगला प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका आंसर है नेपोलियन। इसके पूर्व जो प्रश्न आते थे उसका प्रश्न का पैटर्न इस प्रकार होता था कि भारत का नेपोलियन कौन थे? तो इसका आंसर हम लोग लिखते थे समुद्रगुप्त। लेकिन अब यह पैटर्न बहुत से विद्वानों ने इसका विरोध किया कि नेपोलियन से लगभग 1400 साल पहले समुद्रगुप्त हुए और नेपोलियन तो अंततः हारा, लेकिन समुद्रगुप्त की हार नहीं हुई। इस हिसाब से हमें यह कहना चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो सही आंसर होगा नेपोलियन। अगर प्रश्न को पलट भी दिया जाता है तो हम लोग फिर भी उसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वैनसांग किसके दरबार में आया था? तो आंसर है हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो आंसर है सातवाहन काल का। भूमि अनुदान मतलब भूमि को एक तरह से दान दे देना, या ऐसा कि सारा कुछ व्यवस्था चलाने के लिए भूमि ही दे देना ताकि वहाँ की व्यवस्था चल सके। तो ऐसा अनुदान से संबंध प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कि अभिलेख में उसका प्रमाण उपलब्ध है, तो यह है सातवाहन काल का। अगला प्रश्न है 510 ईस्वी में सती प्रथा 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यह एरन और यह सागर जिला में है। ठीक है, एरन अभिलेख है जो सागर जिला में है। अगला प्रश्न है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आंसर है
13वें शिलालेख से। प्रश्न इस प्रकार है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आंसर है 13वें शिलालेख। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, जिसमें से 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय के बारे में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? ठीक है, तो ये आंसर है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। यह इनका शॉर्ट नेम आता है DR भंडारकर। ये शिलालेख अभिलेख को इतना महत्व देते थे कि इनका कहना था कि सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास को लिखा जा सकता है, इसके लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अशोक के इतिहास को मात्र अभिलेखों के आधार पर, मात्र उसके शिलालेखों अभिलेखों के आधार पर ही लिखा जा सकता है। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो इसका आंसर है स्तंभ या पिलर। यह बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत बार आता रहता है। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसी इंडिका में भारत का नाम इंडिया लिखा हुआ है, और इसी इंडिया के नाम से विदेश के लोग, विशेषकर यूरोपीय देश, भारत को इंडिया के नाम से जानते थे, और ये यूनान का था। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आंसर है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त वंश के काल में, इसका कहने का अर्थ है कि गुप्त वंश के काल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, और यह चीन का यात्री था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का अर्थ होता है समृद्धि का काल, और समृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक विकास का काल। मतलब सभी तरह का, इसमें एक तरह से सभी प्रकार का विकास दिखाई पड़ता है, चाहे वो संस्कृति की हो और चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे, और बिंदुसार के बाद संभवतः अशोक गद्दी पर बैठे। हालांकि इनके राज्य प्राप्त करने में बहुत परेशानी आई, लेकिन अंततः इन्होंने राज्य को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की कृति कौन सी है? तो आंसर है इसका अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि इनका जो वास्तविक नाम था वह विष्णुगुप्त था, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र को लिखा। यह वास्तव में एक राजनीतिक जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मूल रूप से इसमें राजनीतिक बातें, राजा से संबंधित बातें बहुतायत मात्रा में हैं। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह आया था,
और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसी में भारत का नाम इंडिया लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो आंसर है प्रयाग प्रशस्ति से। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है और वहाँ से हम लोगों को समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है उदाइन ने। उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये नवरत्न क्या थे? तो नवरत्न यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे कुशल थे और सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे। वो उनको उस बारे में बहुत जानकारी होती थी। ये सभी नवरत्न कहलाते थे और ये नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो आंसर है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो आंसर है ये अशोक ने की थी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो आंसर है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को अभिलेखों में अनेक नामों से पुकारा गया है और उनमें प्रियदर्शी भी एक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? आंसर है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो आंसर है पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर है मौर्य राजवंश के बारे में अर्थशास्त्र और इंडिका से जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो आंसर है एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसमें आंसर है मगध 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब महाजनपद क्या है? तो महाजनपद भारत के आरंभिक राज्य जो 16 छोटे छोटे राज्य जो बने उसको हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं। और 16 में से फिर जो है अंततः 4 राज्य रह गए या 4 महाजनपद रह गए और उसमें से भी मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न, दूसरी शताब्दी ईसा के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? तो आंसर है सातवाहन पश्चिमी और दक्कन भारत में या महाराष्ट्र के करीब का क्षेत्र है, दक्कन भारत में शासन करते थे।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त थे और इन्हीं का एक नाम चाणक्य है। अगला प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। गणतंत्र का मतलब है कि वैसे शासन व्यवस्था जिसमें कई संघ मिलाकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रायः गणतंत्र कहलाता है। तो वज्जी एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ स्थापित थी। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की? आंसर है पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि जब प्राचीन भारत की बात होगी तो प्राचीन भारत के समय में पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान जैसा कोई भी क्षेत्र नहीं था। यह सारा क्षेत्र भारत के अंतर्गत ही आता था। तो जब हम कहते हैं कि प्राचीन काल का इतिहास की बात करते समय जब भारत की बात होगी तो यह समझ में आना चाहिए कि यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हैं इस भारत में। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हम लोग कहते हैं कि भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय, लेकिन वो वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो आंसर है 78 ईस्वी। इसी समय कनिष्क ने एक संवत, एक कैलेंडर चलाया था जिसे हम कहते हैं शक संवत। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था। किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज वास्तव में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया, युद्ध से जीतने की नीति का त्याग कर दिया और अब उसने धम्म विजय का सहारा लिया। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। तो मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक थे अशोक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब और किस नदी के संगम पर की गई? तो इसका आंसर है पुनपुन सोन गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो आंसर है 261 BC
या 261 ईस्वी पूर्व। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हम लोग जानते हैं कि मगध का पहला राजवंश हर्यक राजवंश था और हर्यक राजवंश की शुरुआत बिंबिसार ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था और शक संवत की शुरुआत होने का जो साल है, वर्ष है, वह है 78 ईस्वी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। वर्तमान इतिहास में जो हम पढ़ते हैं कि भारत में 16 महाजनपद थे, तो इसकी जानकारी वास्तव में अंगुत्तर निकाय से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 320 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि कहीं कहीं इसमें 297 ईस्वी पूर्व रहता है, कहीं 298 ईस्वी पूर्व रहता है। तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर इतिहासकार 298 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं, 297 तक मानते हैं और कुछ इतिहासकार 298 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। इतना निश्चित है कि दोनों ही विकल्प एक साथ नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना नाम ही रखा था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आंसर है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वैनसांग किस देश का यात्री था? तो वैनसांग चीन का यात्री था। अगला प्रश्न, देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई है? तो यह अशोक को दिया गया है। वास्तव में ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख में इन्हें देव नाम प्रिय भी लिखा गया है। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रांतों का उल्लेख है? तो अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल शासकों से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आइए अब हम कुछ इसका सही जोड़ा देख लेते हैं। तो शुंग राजवंश, इसका शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग या पुष्यमित्र। कुषाण, तो कुषाण के शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। हर्यक के थे अजातशत्रु। मौर्य के शासक हो गए आपको बिंदुसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक ही शिशुनाग थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त। ठीक है। चलिए इनसे शासक और इससे संबंधित अभिलेख देख लेते हैं। तो खारवेल जो है वह हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। रुद्रदामन जो है वह जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। कनिष्क जो है वह
सुई विहार अभिलेख से संबंधित है और अशोक मास्की अभिलेख से संबंधित है। अब आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है। दूसरा है, गुप्तकालीन खगोल शास्त्रीय एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अगला है, समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे डैश दिखाया गया है, तो बिना बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक डैश था, तो अशोक था। सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में डैश लिपि में मुद्रित हैं, तो ये ब्राह्मी और पश्चिमी भारत में है खरोष्टी, दोनों लिपियों में मुद्रित हैं। मूल भारत में ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का डैश आज भी प्रासंगिक है, तो अशोक का धम्म जो है, जिसमें उन्होंने धम्म विजय के माध्यम से या उसको फैलाने का जो प्रयास किया, प्रचारित करने का प्रयास किया, वह आज भी प्रासंगिक है। मतलब उसकी बातें आज भी लागू करने लायक हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाओं से भारत की संस्कृति का या इतिहास का भी कह सकते हैं, मूल रूप से संस्कृति का पता चलता है, इतिहास का भी पता चलता है। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश सागर में स्थित है। अजंता की गुफा 17वीं गुफा, मतलब 17 नंबर का गुफा में माता और शिशु का चित्र है। चलिए अब हम देखते हैं सत्य और असत्य को देखते हैं। चलिए सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव ये। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो यह सत्य है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, यह भी सही है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ, तो ठीक मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त वंश का स्थापना नहीं हुआ, लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद ही, मतलब पहले नहीं था, उसके पहले गुप्त नहीं था। 1750 में टिफेंथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता लगाया।